हेलो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का सीज़न 3 का एपिसोड 8। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइस हमें शुरुआत सीन में दिखाया जाता है कि जो म्यूचीरो है वो निकल आता है वाटर पोर्ट के बाहर और उसके बाद उसके शरीर में बहुत पेन हो रहा होता है, जबकि वो वाटर पोर्ट से बाहर भी निकल आता है और उसकी बॉडी सुन्न पड़ चुकी होती है। आपको पता ही होगा क्योंकि इन नीडल्स में जहर था, इसलिए उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। इन नीडल्स को बाहर निकालने के बाद वो कोतेत्सु को देखता है और तभी वहाँ पे ब्लेडेड फिश डीमन आ जाते हैं जो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। और यहाँ पर म्यूचीरो के अंदर खड़े होने की ताकत भी नहीं होती और उसे लगता है कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा और वो दोनों मारे जाएंगे। और फिर उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं कि उठो बेटा, तुम कर सकते हो। और फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने पिता के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाया करता था और उसके पिता भी लकड़हारे थे और उसे अपने पिता की मदद करने में बहुत ही अच्छा लगता था। और एक रात म्यूचीरो की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो अपनी माँ से बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी दवाई लाने गए हैं और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और इधर म्यूचीरो अपनी मम्मी के सर पे जो कपड़ा रखा होता है वो चेंज करता है और उन पे एक और ब्लैंकेट डाल देता है ताकि उनकी मम्मी को ठंड ना लगे, पर उसकी मम्मी बोलती हैं कि उन्हें बहुत ठंड लग रही है। और फिर म्यूचीरो अपनी मम्मी को हक करते हुए बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, पिताजी जल्दी आते होंगे दवाइयाँ लेकर। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत तगड़ा तूफान आ रहा होता है। तब भी म्यूचीरो के जो पिताजी होते हैं वो दवाई लाने जाते हैं और जैसे उन्हें दवाई मिलती है वो बस दवाई को लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, फिर उनके जो पैर के नीचे जो पत्थर था वो टूट जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं और उसी वक्त उनकी मौत हो जाती है। फिर म्यूचीरो बताता है कि उस रात उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया और उसके बाद वो हमें बताता है कि वो 10 साल पे ही अनाथ हो चुका है, पर ऐसा नहीं है, उसके पास एक भाई भी है जिसका नाम यूचीरो है। और फिर घर जाते समय यूचीरो जो होता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा दिखाता है और कहता है कि दूसरों की मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे फिर म्यूचीरो ये बात सुन के बहुत उदास होता है और बोलता है कि हमारे पिताजी ये नहीं कहते थे, हमारे पिताजी कहते थे कि दूसरों की मदद करने से लोग हमारी मदद करते हैं। और फिर यूचीरो कहता है कि उस मरे हुए आदमी की बातों पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो दूसरों की जान बचाते बचाते मर गया। और वैसे भी हमारी मॉम किसी भी जड़ी बूटी से ठीक नहीं हो सकती थी और अगर हमारे डैड बाहर नहीं जाते तो वो बच जाते और हम उस रात बस अपनी मॉम को खोते, ना कि डैड को। म्यूचीरो इस बात को सुन के बहुत उदास हो जाता है और उससे बोलने लगता है। तभी यूचीरो ये बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ एकदम, और तुम चुप हो जाओ। और फिर जो यूचीरो है वो बोलता है कि तुम्हारे नाम के आगे जो मुंह है उसका मतलब होता है एकदम बेकार, और एक मुंह का ये भी मतलब होता है कि बेमतलब, और फिर मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। और फिर म्यूचीरो को याद आता है कि जब उसकी याददाश्त चली गई थी तब वो अपने भाई की तरह ही एकदम गुस्से वाला एक्ट करता था और वो सोचता है कि यूचीरो के साथ रहना भी बहुत मुश्किल था। उसे लगता था कि उसका भाई उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। और 2 मौसम के बाद जब फिर से स्प्रिंग आती है तब म्यूचीरो यूचीरो से बोलता है कि मैं पानी लेने जा रहा हूँ। तो फिर यूचीरो उससे बोलता है कि तुम अभी तक कर क्या रहे थे, तुम अभी तक पानी नहीं ला पाए। और जब वो पानी लेने नदी के पास जाता है तो उसे सामने एक सफ़ेद बालों वाली औरत दिखाई जाती है जिसका नाम अमाने होता है। और उसके बाद वो सोचता है कि ये इतनी सुंदर है, ये कहीं फॉरेस्ट स्पिरिट तो नहीं है। और अमाने बताती है कि वो डीमन स्लेयर के कॉर्प के मास्टर की वाइफ है और वो इस फॉरेस्ट पे बस एक ऑफ़र लेके आई है। और जो यूचीरो होता है वो उस ऑफ़र को ठुकरा के अमाने को भगा देता है। और उसी रात म्यूचीरो अपने भाई को बताता है कि उन दोनों के पूर्वज इतने कमाल के स्वॉर्ड्समैन हुआ करते थे कि वो फर्स्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते थे। जो यूचीरो होता है वो उसकी बात को इग्नोर करके बोलता है कि आओ मेरी खाना बनाने में हेल्प करो। उसके बाद म्यूचीरो उससे एक्साइटमेंट में बोलता है कि एक बार सोचो तो, अगर इस दुनिया में सच में डीमन होते हैं तो हम उन्हें हराकर लोगों की मदद कर सकते हैं। यूचीरो को अपने भाई से इतनी पॉजिटिव बातें सुन के गुस्सा आ जाता है और वो बोर्ड पे हाथ मार देता है। और उसके बाद यूचीरो म्यूचीरो से बोलता है कि तुम्हें तो खाना बनाना तक नहीं आता, तुम क्या स्वॉर्ड्समैन बनोगे। और वो बोलता है कि तुम बिल्कुल हमारे माता पिता की तरह हो, जैसे कि मॉम हमेशा काम करती रहती थी और अपनी बीमारी को हमसे छुपाए रखती थी, और हमारे डैड इतने खतरनाक मौसम में भी मॉम के लिए जड़ी बूटियाँ लाने गए। मैंने हमेशा मॉम को मना किया कि रेस्ट करो, और फिर मैंने अपने डैड को भी बोला कि बाहर मत जाओ, तब भी उन दोनों ने किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी।
और दूसरों की मदद करना इतना आसान भी नहीं होता है। और कुछ चुनिंदा लोग हैं जो दूसरों की मदद कर सकते हैं और हम बस कुछ नहीं कर सकते। और वो बोलता है कि चलो मान लेते हैं हमारे पूर्वज बढ़िया स्पोर्ट्समैन हुआ करते थे, पर हम अपने माँ बाप की औलाद हैं और हम कभी स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते और हम ऐसे ही मर जाएंगे एक दिन इस दुनिया में, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं है और जैसे कि हमारे माता पिता मर गए। और वो औरत जिसने हमें ये ऑफ़र दिया वो किसी ना किसी तरह हमारा इस्तेमाल करेगी और मैं तुमसे इस बारे में और कभी बात नहीं करना चाहता। और म्यूचिरो उसके बाद से काफ़ी सैड हो जाता है और इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दिया था। और ये लोग एक बार और लड़े थे जब अमान्य दोबारा आई थी और यूचिरो ने उसके मुंह पे पानी फेंक के उसे भगा दिया था और उसके बाद से इन्होंने कभी बात नहीं की। और फिर गर्मियों के सीज़न में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है जिस वजह से वो लोग रात में सो भी नहीं पाते और एक रात म्यूचिरो भी नहीं सो पा रहा था और फिर वो जब पानी पीने उठता है और देखता है कि योचिरो को भी नींद नहीं आ रही होती और तभी वहाँ पे एकदम से एक डीमन आ जाता है और डीमन बोलता है कि इस घर में बस बच्चे ही हैं और फिर वो म्यूचिरो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और जैसे ही वो बढ़ता है योचिरो उसके आगे आ जाता है जिसकी वजह से उसका एक हाथ पूरी तरह कट जाता है और चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। और फिर म्यूचिरो जो होता है वो योचिरो को पीछे खींचने लग जाता है और म्यूचिरो बहुत चिल्ला रहा होता है और डीमन बोलता है बस करो अब चुप हो जाओ, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और तुम तो बस लकड़ी काटते हो, तुम्हारा क्या काम है इस दुनिया में। और वो बोलता है कि तुम जिंदा हो या मर गए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ज़िंदगी एकदम बेकार है। और ये सुन के म्यूचिरो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है, उसे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा होता है और फिर उसके बाद उसे याद भी नहीं रहता कि उस टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो म्यूचिरो है उसने बहुत बुरी तरह उस डीमन को मारा होता है, अलग अलग हथियारों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं, तब भी उसका सर भी कुचल दिया होता है एक बड़े से पत्थर से, तब भी वो डीमन नहीं मरता। और उसके बाद जब सुबह हो जाती है तो धूप की वजह से वो गायब होने लगता है और उसके बाद म्यूचिरो भी अपने हथियार छोड़ देता है और बस वो अपने भाई योचिरो से मिलना चाहता है और वो अपने घर के रास्ते में ही गिर जाता है। उसका शरीर वो बहुत थक चुका था और उसके बाद वो जैसे तैसे घर पहुंचता है और फिर वो अपने भाई योचिरो को देखता है जो कि भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि मेरा भाई मेरे जैसा नहीं है, वो बहुत साफ दिल का है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है पर मैं उसे हमेशा रोकता हूँ, अगर सज़ा देनी है तो मुझे देना और इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। और मुझे याद आया म्यूचिरो में मुंह का मतलब होता है और फिर म्यूचिरो भी रोने लगता है और फिर म्यूचिरो को याद आता है कि म्यूचिरो में मुंह का मतलब उसके भाई ने बताया था कि इन्फिनिटी होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो म्यूचिरो है उसके गाल पे कुछ मार्क टाइप बन जाता है और जैसा कि आपने तांजीरो के सर पे भी एक निशान देखा होगा वैसे ही उसके दोनों गाल पे बन जाता है और उसके बाद वो अपने मिस्ट ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म से उन डीमंस को मार देता है और कोतेत्सु को बचा लेता है। और जब वो उससे कोतेत्सु से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मिस्टर हागानेजुका को बचाने जाओ और उस तलवार को बचाओ। और यहाँ पे ग्योको ने हागानेजुका की एक आंख भी फोड़ दी होती है और उसे बहुत डैमेज कर दिया होता है, तभी वो तलवार को तेज बनाने में लगा हुआ होता है और वो उसे बहुत इग्नोर कर रहा होता है जिससे ग्योको को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और वो मिस्टर कानोमोरी सान को देखता है और फिर वो सोचता है अगर मैं इसे मारने की धमकी दूं तो वो शायद रुक जाए। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी तरफ उसे कोई मारने के लिए बढ़ रहा है और फिर जैसे ही वो ये सोचता है वो अपने पॉट में घुस जाता है क्योंकि एक तलवार उसके ऊपर से जा चुकी होती है और ये कोई नहीं अपना म्यूचिरो ही होता है। वो ग्योको जो है वो बाल बचता है उस तलवार से, उसका सर वरना अभी कट ही जाता। और उसके बाद जो ग्योको है वो सोचने लगता है कि तुम वाटर पॉट से बाहर कैसे निकल आए, मैंने तो तुम पे ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें तो उसमें मर जाना चाहिए था। और उसके बाद ग्योको बोलता है कि मैंने हागानेजुका पर इतना ध्यान दिया कि मैं तुम पे ध्यान ही नहीं दे पाया और इससे पता चलता है कि मैं कितना फोकस्ड हूँ। और वो म्यूचिरो के गालों को देखता है जहाँ पर निशान बन चुके होते हैं। फिर उसे याद आता है कि लॉर्ड मुजान ने भी उसे एक बात बताई, उसने बताया था कि एक ईयरिंग वाले लड़के के सिर पर भी वैसा ही निशान है। और फिर ग्योको सोचने लगता है कि उन नीडल से अभी उसके शरीर में तो बहुत ज़्यादा जहर होना चाहिए, वो यहाँ पर खड़ा कैसे हो पा रहा है और उस पर अटैक कैसे कर पा रहा है। और फिर ग्योको अपने पॉट निकालता है और उसमें ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है। वो अपने
पॉट से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस निकालता है, मतलब उसके पास टेंटिकल निकलते हैं और जिससे म्यूचिरो की तलवार टूट जाती है और वो सेट भी पूरा तबाह हो जाता है। और उस अटैक से जो हगानेजुका होता है वो बहुत बाहर गिरता है जाके, पर फिर भी वो उस पत्थर को उठाता है और ब्लेड को उठाता है और वो उसे पॉलिश करने लगता है। और ग्योको बोलता है कि ये बंदा तो अभी भी नहीं रुका, चलो छोड़ो, मैं पहले हसीरा को मारता हूँ, मैं उसे तो कभी भी मार सकता हूँ। और जब ग्योको म्यूचिरो की तरफ देखता है तब वो पलक झपकते ही उन टेंटिकल्स को काट देता है और वो उन टेंटिकल्स को उस तलवार से काटता है जो मिस्टर कानोमोरी सान ने उसके लिए बनाई थी। और वो कानोमोरी का शुक्रिया अदा करता है और फिर कानोमोरी कहता है कि मुझे शुक्रिया कहने का कोई मतलब नहीं है, मैंने तो बस उन इंस्ट्रक्शन का पालन किया है जो मुझे तेत्सुदो ने दिए थे। और म्यूचिरो उस ब्लेड को पकड़ के देखता है, वो काफ़ी बैलेंस होती है और उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। और बात कर रहे हैं तेत्सुदो की, तो हमें उसका पुराना सीन दिखाया जाता है जब म्यूचिरो उसके सामने खड़ा होता है और वो तेत्सुदो उससे म्यूचिरो से बोलता है कि तुम्हारी तकलीफ़ें कौन समझेगा, मुझे तो बहुत चिंता होती है और तुम अपनी याददाश्त भी खो चुके हो और तुम्हारी तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता और मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारी तलवार को देखकर। फिर म्यूचिरो जो होता है वो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करता है और जो ग्योको टेंटिकल्स निकाल रहा होता है उन्हें बड़ी तेज़ी में काट के उसकी तरफ बढ़ता है और ग्योको के गले पर भी हमला कर पाता है। और जो ग्योको होता है वो काफ़ी जल्दी ट्रांसफॉर्म होके पेड़ पे आ जाता है और वो उसकी तारीफ करता है कि वह तुम्हारी रफ्तार तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और फिर जो म्यूचिरो होता है वो उससे बोलता है कि तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो और तुम्हारे सेंसेस भी ढीले पड़ चुके हैं क्योंकि तुम 100 साल से जिंदा और तुम काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हो। और फिर तभी ग्योको देखता है कि उसकी गर्दन पे एक स्लैश है जो कि म्यूचिरो ने दिया होता है और म्यूचिरो बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हारी गर्दन काट के रहूँ। और तभी जो ग्योको है वो बोलता है कि मुझे हल्के में मत लो और तभी पलक झपकते ही जो ग्योको है वो म्यूचिरो के पीछे से आके अपने ब्लड डीमन आर्ट से उस पर अटैक कर देता है। और वो ऊपर देखता है कि उसके बहुत सारे गोल्ड फिश भी आ चुके होते हैं जो उस पर बहुत खतरनाक हमला कर रहे होते हैं अपने नीडल से। और फिर वो उन नीडल से भी बच जाता है। फिर वो उससे लड़ते लड़ते अपने भाई की वो माफ़ी याद करता है जो उसने मरने से पहले उससे मांगी थी। और यूचिरो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तो मुझसे कभी नरमी से पेश नहीं आया और मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। दूसरों से अच्छे से बिहेव करना सबके बस की बात नहीं होती, वो बस कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। और वो बोलता है कि कोई भी बुद्धा या भगवान तुम्हें नहीं बचाने आएंगे, इसीलिए मुझे तुम्हें बचाना पड़ा। और तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम्हारे अंदर दूसरों को बचाने के लिए असीम ताकतें हैं क्योंकि तुम ही हो वो चुनिंदा शख्स। और फिर म्यूचिरो उन सारे टेंटिकल्स को काट देता है जो ग्योको अपने पॉट से निकाल रहा था और वो पॉट भी काट देता है जिससे ग्योको को देखकर बहुत गुस्सा आता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।